गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर द हेलोएरिन एंड हेलोएल्केन्स, व्हाट आर देयर जनरल नॉमेनक्लेचर एज वेल एज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। और आज हम देखने जा रहे हैं द प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर हेलोएल्केन एज वेल एज द हेलोएरिन्स। तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी मेथड्स, सो मेनी कंपाउंड फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर द हेलोएल्केन as well as the haloarenes. So few of them which are given in your NCERT we are going to discuss, and we are also going to discuss that what are the byproducts and what are the condition in which these of the products will be the maximum. So we are starting with the alkanes. तो हमारा पहला कंपाउंड है from alkane. When we talk about the alkanes, you know well the saturated hydrocarbon is considered as alkane. और जब हम alkanes को ट्रीट करते हैं, हर एक चैप्टर में हर एक क्लास में जो पहला रिएक्शन आप पढ़ते हैं यही रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्केन विथ हेलोजन। क्लास 10th में भी पढ़ा था CH4 + Cl2 गिव CH3Cl + HCl, और यही आपने क्लास 11th में भी पहला रिएक्शन पढ़ा था जब आपने एल्केन्स के रिएक्शन को पढ़ना शुरू किया था। सो दिस इज द CH4 plus Cl2 in presence of light, that is H nu, क्या देगा? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और ये बनाएगा CH3Cl. दिस इज द हेलोएल्केन प्लस HCl. अब यहाँ पे अगर क्लोरीन का अमाउंट बढ़ाते जाएं तो CH3Cl की जगह CH2Cl2 CHCl3 या फिर CCl4 भी बन सकता है। जितना आपका हेलोजन होगा उतना प्रोडक्ट आगे बढ़ सकता है। इस वजह से बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा जाता है व्हाई दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएल्केन, बिकॉज इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। और जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको सेपरेशन मुश्किल होने लगेगा आपके लिए, तो आपको सेपरेट करने की जरूरत पड़ने लगेगी। लेकिन ये रिएक्शन चलता कैसे है? अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, तो सबसे पहली बात, ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, श्योरली इट मस्ट बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी फ्री रेडिकल के थ्रू ये चलेगा। और फ्री रेडिकल में सबसे पहले क्या होगा? पहले क्लोरीन दैट इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये ब्रेक करेगा और बनाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखिए हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होमोलिटिक फिशन में एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ, और ऐसी कंडीशन में ये 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? दे विल अप्रोच ऑन द मीथेन CH4 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे आपको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बॉन्ड पेयर। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये हो सकता है क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए या फिर हाइड्रोजन के। मैं हाइड्रोजन के साथ बना के आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये बन गया आपका HCl। बचा क्या? बच गया आपका मेथिल ग्रुप यानी CH3। और ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया तो ये बन गया मेथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मेथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? आपके 2 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज द HCl। अब क्या बच गया? क्लोरोमीथेन। अब ये मेथाइल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन से अप्रोच करता है। नीचे स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए हम इसे ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका मेथिल फ्री रेडिकल, दैट इज द CH3 डॉट, यानी कि फ्री रेडिकल। जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। हमेशा आप लोग पूछते हैं कि क्यों ये फ्री रेडिकल जब बचा हुआ था एक, तो क्यों यहाँ पे यूज नहीं कर लिया?
क्योंकि पहली बात तो फ्री रेडिकल के नंबर जनरल मॉलिक्यूल से बहुत कम होंगे, और अगर यही फ्री रेडिकल यहाँ पे कंबाइन हो गया तो यहीं से रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें रिएक्शन को खत्म नहीं करना है, आगे भी प्रोसीड करना है। और वैसे भी क्लोरीन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, क्लोरीन के नंबर ही ज़्यादा हैं, तो वही अप्रोच करने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ और बना लिया CH3 एंड Cl, और बचा क्या? बच गया आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से डेवलप हुआ। एंड दीज टू स्टेप्स, ये और ये बोले जाते हैं प्रोपगेशन, एंड दिस वन इज एक्चुअली दिस वन इज इनिशिएशन। अब ये इनिशिएट हो गया, प्रोपगेट हो गया, रिएक्शन आगे चलने लगा। हर एक रिएक्शन चलते चलते कहीं ना कहीं तो रिएक्टेंट खत्म होगा। जहां पर ये रिएक्टेंट खत्म होगा वहां पे बचेगा क्या? बचेंगे फ्री रेडिकल्स। और कौन कौन से फ्री रेडिकल बचेंगे? बचेगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, बचेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, बचेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये खुद से कंबाइन हो सकते हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन क्लोरीन के साथ, और मेथिल मेथिल के साथ। तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन के साथ Cl2 मॉलिक्यूल, और मेथिल मेथिल के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज द एथेन। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो यहाँ पे दिस इज द इनिशिएशन, this one and this one is called the propagation, and last one termination। यहाँ पे रिएक्शन रुक जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नॉर्मल तो ये प्रिपरेशन के लिए है ही, किस तरह का मैकेनिज्म चलता है वो भी पूछा जाता है, लेकिन एक रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन। ये रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन। ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेन इज आल्सो फाउंड। वाई? वैसे तो आंसर आपके सामने ही लिखा हुआ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल बनता है जिसे हम कहते हैं मेथिल फ्री रेडिकल, और ये मेथिल फ्री रेडिकल जब आपस में डाइमराइज होते हैं तो इनके डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? दैट इज द एथेन। देन द मेथाइल फ्री रेडिकल विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द halogenation of the methane, the dimerization of that methyl group is responsible for the generation of a small amount of the ethane। तो इस रिएक्शन में जो मेथिल फ्री रेडिकल बनता है उनके डाइमराइजेशन की वजह से एथेन बनता है। यू कैन नोट इट डाउन। तो आपने देखा हाउ टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन बाय यूजिंग द एल्केन्स, और हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे आप बनाएंगे? पहली बात तो जब एल्कीन्स होते हैं, सैचुरेटेड सिस्टम होते हैं, तो एडिशन रिएक्शन चलता है, और जब एल्कीन एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम होते हैं तब एडिशन रिएक्शन चलेगा। एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलते हैं, एल्कीन में एडिशन रिएक्शन चलते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं एल्कीन पे रिएक्शन। अब एल्कीन पे हम डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्शन करते थे, यहाँ पे हेलो एसिड से रिएक्शन करते हैं। तो दिस इज द कंपाउंड कॉल्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसे ट्रीट करेंगे HBr से तो क्या होगा? अगर आप देखें तो HBr में ये दो पार्ट में टूटेगा, H+ एंड Br-। और अगर इसके बॉन्ड को हम यूं शिफ्ट कर दें तो आप देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज पे निगेटिवली चार्ज ब्रोमीन लग जाएगा, निगेटिव चार्ज पे पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन लग जाएगा, और बन जाएगा CH3 CH2 Br। यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि Br कहाँ लगेगा, इस कार्बन पे लगेगा या इस कार्बन पे। रीजन, दोनों कार्बन तो आइडेंटिकल ही थे, दोनों ही CH2 थे, दोनों ही प्राइमरी पोजीशन पे लगे हुए थे, तो कोई आपको डिफरेंस नहीं आया। ऐसे एल्कीन्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर ऐसा ना हो, दोनों एक जैसे ना हो, दोनों आइडेंटिकल ना हो, तो क्या होगा?
तब उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देख सकते हैं एक है CH और एक है CH2। और जब यहां पे हम HBr से रिएक्शन कराएं तब क्या होगा, HBr तो उसी तरह से प्लस माइनस। अब यहां पे क्या होगा, क्या ये ब्रोमीन मिडिल कार्बन पे जाएगा या साइड वाले कार्बन पे जाएगा। और इसके लिए एक रूल वर्क करता है जिसे हम क्या कहते हैं, मार्कोनी काफ रूल। ये मार्कोनी काफ रूल है। मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट always approaches the unsaturated carbon having lesser number of hydrogens। तो ये दो हैं unsaturated कार्बन, और इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके केस में ब्रोमाइड आयन नेगेटिव होता है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोचेज एट द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ब्रोमीन अप्रोच करेगा मिडिल वन पे और ये बताएगा CH3 CH Br and CH। This compound is called propene and this one is called 2-bromopropane। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा मार्कोनी का रूल। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ये पूरी तरह वर्क करता है। ब्रोमीन उस कार्बोकैटायन पे जाता है जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। एंड ऑलवेज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। इस वजह से ब्रोमीन हमेशा उस कार्बन पे जाता है जिसकी डिग्री हायर हो, जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन मान लेते हैं आपको कन्वर्जन में या किसी रिएक्शन में ऐसा कहा गया कि ब्रोमीन हमें सेकंड पोजीशन पे नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, यानी उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे चाहिए जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इसके लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक्ट करता है। इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को बहुत सारी जगहों पे खरास इफेक्ट भी लिखा जाता है, और सब कुछ सेम रहता है। इकलौती चीज जो यहाँ पे डिफरेंट होती है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द रिएक्शन रन्स डिफरेंटली। ये है आपका रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड है, क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज द बेंजॉइल पेरोक्साइड। अब इससे होगा क्या, द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सेज that in presence of peroxide the more electronegative element, again the bromine, will approach at the unsaturated carbon having greater number of hydrogen। ये दो अनसेचुरेटेड कार्बन है, इनमें से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस पे जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स द कंपाउंड विल बी CH3 CH2 CH2 एंड Br। इस अनसेचुरेटेड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, दो हाइड्रोजन थे, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन था, इसलिए ब्रोमीन यहां पे गया इंस्टेड ऑफ दिस पोजीशन। देन दिस इज कॉल्ड 1-bromopropane एंड दिस रूल इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मैंने आपको पहले ही कहा इसी रूल को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। खरास इफेक्ट। तो खरास इफेक्ट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लगता है। और एक और चीज, नॉर्मली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के लिए ही देखा जाता है, क्योंकि HCl, HI, HF वो ज्यादा आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलने की वजह से एक्ट करता है। यहाँ पे पेरोक्साइड एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाने वाला मटेरियल है, इनिशिएटर है, फ्री रेडिकल के थ्रू इनिशिएट कर रहा है, और जब फ्री रेडिकल बनेगा तभी चलेगा, जबकि HCl
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ज्यादा होने की वजह से, HF अगेन ज्यादा होने की वजह से, HI के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से, डाइपोल मोमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाने की वजह से ये सारे ज्यादा आसानी से आयोनाइज कर जाते हैं। जबकि ब्रोमीन HBr में वो फ्री रेडिकल बनाने की कैपेसिटी में ज्यादा बेटर कंडीशन में होता है और इस वजह से एंटी मार्कोनी का रूल नॉर्मली सिर्फ HBr के साथ ही देखने को मिलता है। सो दिस इज द जनरल एडिशन ऑफ द HBr और एनी ऑफ द हेलो एसिड ऑन द एल्कीन टू फॉर्म द हेलो एल्केन. This is the condition when an unsymmetrical alkene is treated with HBr to give a Marconi का product. And the third one, when HBr is treated with a alkene, that is an unsymmetrical alkene in presence of peroxide to give the anti-Marconi का product, that is the 1-bromopropane. तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन. अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन्स देखे, पहला था फ्रॉम एल्कीन, फिर फ्रॉम एल्कीन, और हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल. एक जनरलाइज्ड एल्कोहल लिया हुआ है ROH, और बनाना क्या है आपको? आपको बनाना है RX, दैट इज द हेलो एल्कीन. यानी देख के आपको पता चल रहा है एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जरूरत है, OH को हटा के X लगाने की जरूरत है. और इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आप हेलो एसिड से इसे ट्रीट कर दीजिए. क्या बनेगा? X OH को डिस्प्लेस कर देगा, OH X को डिस्प्लेस कर देगा, और एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर बनने लगेगा. तो एक हेलो एल्केन बन गया, एक वाटर. बट दिस इज नॉट द ओनली वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल. इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं. तो यहाँ पे अगला है, दिस इज द एल्कोहल ट्रीटेड विथ PCl3, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड. 3 एल्कोहल्स अगर हम ले लें बैलेंस करने के लिए, तो ये हो गया आपका RCl और साथ में बन गया H3PO3. ऐसे ही अगर आप PCl5 के साथ इसे ट्रीट करें, ROH प्लस PCl5, दैट इज कॉल्ड द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. इससे ट्रीट करें, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका RCl, साथ में बनेगा फास्फोरस ऑक्साक्लोराइड POCl3 और HCl. और अगर यही रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराया जाए, ROH प्लस SOCl2, दैट इज द थायोनिल क्लोराइड, देन इट विल गिव RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl. इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए. बट विच वन इज द बेस्ट मेथड? इतने मेथड्स में से कोई एक मेथड होगा जो इनमें से बेस्ट है. देन विच वन इज द बेस्ट मेथड? देन वी कैन से द लास्ट वन इज द बेस्ट मेथड. व्हाई दैट इज द बेस्ट मेथड? हम ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट को बनाने से भी ज्यादा टाइम टेकन और मुश्किल काम हो जाता है उसका प्यूरिफिकेशन. वो रिएक्शंस बेटर रिएक्शन माने जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलता है. और जब यहाँ पे देखेंगे RCl और लिक्विड इज कमिंग आउट विथ सल्फर डाइऑक्साइड अ गैस एंड HCl अगेन अ गैस. एक लिक्विड दो गैस, या R की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई थी, सॉलिड भी हो सकता है. तो सॉलिड और गैस और लिक्विड एंड गैस. और गैस तो अपने आप निकल जाएगी, और अगर 100% नहीं निकलती तो थोड़ा सा हीट कर दीजिए. हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हीट होते ही सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, वो निकल के बाहर चला जाएगा. तो यहाँ पे कोई सेपरेशन टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन अगर आप सोचें लार्ज लेवल पे क्या ये अच्छा मेथड है? श्योरली लार्ज लेवल पे कोई बेटर मेथड नहीं है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों ही एटमॉस्फेयर को हार्म पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन. सिमिलरली HCl इटसेल्फ इज एन एसिड. एटमॉस्फेयर में जाएगा, रेन के साथ ये नीचे आएगा तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाने वाला है नहीं. एंड दैट इज द रीजन दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड ऑन द बल्क लेवल. दिस इज द बेस्ट मेथड ओनली ऑन द लेबोरेटरी लेवल, क्योंकि लेबोरेटरी लेवल पर कितना मटेरियल बनेगा ही.
इतने बड़े एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा रिलीज होने पर आपको कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं देने वाला। सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑन द लेबोरेटरी लेवल। लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन इज द बेस्ट अमंग दीज, दिस इज द लास्ट वन, दैट इज द विथ थायोनिल क्लोराइड। बेस्ट ईल्ड देता है और सेपरेशन बड़े आसानी से हो जाता है, या सेपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी सेपरेटेड मटेरियल ही मिलता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी some of the methods for preparing haloarenes, और उनमें से पहला मेथड हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के बेसिस पे हम ये करने जा रहे हैं। तो हमने शुरू किया है सैंडमेयर रिएक्शन, और सैंडमेयर रिएक्शन में हम स्टार्ट करते हैं एनिलीन से। जब हम इसे ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट, दैट इज द NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हेलो एसिड, दैट इज HX, तो ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। तो ये है बेंजीन, इसके साथ 2 नाइट्रोजन, और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन को एजा भी कहते हैं, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई एजा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डाइएजोनियम, और साथ में हैलोजन है इसलिए हैलाइड, then you can call it benzene diazonium halide और benzene diazonium salt। और जब हम इसे ट्रीट करते हैं क्यूप्रस हैलाइड, दैट में बी CuX और Cu2X2, ये है आपका Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो क्या बनाता है, ये बनाता है हेलोएरीन। along with नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखें तो ये जो पहला हाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। और यहाँ से यहाँ तक ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के 2 पार्ट हैं। एक्चुअल में सैंडमेयर रिएक्शन बस ये है। इसके पहले वाला क्या है, डाइजोनियम साल्ट विच इज एन इंटरमीडिएट, उसको बनाने का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। इसमें बनने वाला ये कंपाउंड ये है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, इसको आप जानते ही हैं हेलोएरीन, और ये है एनिलीन। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा ही और रिएक्शन है जिसे हम देखने जा रहे हैं, एंड दैट रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, और गैटरमैन रिएक्शन में सब कुछ सेम है, यहां तक सब कुछ सेम है। यानी पहले एनिलीन से डाइएजोनियम हैलाइड बनाएंगे, और डाइएजोनियम हैलाइड से क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड ट्रीट किया था और यहाँ पे कॉपर से ट्रीट करेंगे। हेलो एसिड यहाँ पे भी लगेगा, और बनने वाला प्रोडक्ट बिल्कुल वही होगा जो पहले था, प्लस नाइट्रोजन। दोनों रिएक्शन देखने में, अगर रिएक्शन लिख दिया जाए तो एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, इतनी सिमिलरिटी इन दोनों में है। तो ये है आपका पहला वाला रिएक्शन, दैट इज द सैंडमेयर रिएक्शन, और ये दूसरा रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किया, ये था आपका गैटरमैन रिएक्शन। एक्चुअल में आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ इतना ही सैंडमेयर रिएक्शन है, वैसे ही सिर्फ इतना ही गैटरमैन रिएक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है गैटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम देखें इफ देयर्स एनी अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, तो क्लास 11th में भी आपने एक मेथड पढ़ा था, वेयर
बेंजीन रिंग को हम ट्रीट करते थे, ये है आपका बेंजीन रिंग, जिसे हमने ट्रीट किया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड। लास्ट ईयर में हमने AlCl3 लिया था और ये बनाता था क्लोरोबेंजीन along with the हैलो एसिड। क्योंकि लास्ट ईयर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसे कुछ डिटेल में पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। सो दीज वेयर द formation, the way of the formation of the haloalkanes and haloarenes। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द haloalkanes and haloarenes। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।